बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। लाइजोसोम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके वर्ड का जो मीनिंग है वो देखते हैं। लाइजो मीन्स स्प्लिटिंग, ठीक है, ब्रेक डाउन, तोड़ना या कैटाबोलिज्म। एंड सोम्स मीन बॉडीज़ या पार्टिकल्स। तो बेसिकली लाइजोसोम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका काम जो है वो ब्रेक डाउन से रिलेटेड है, कैटाबोलिज्म से रिलेटेड है। अब ये जो लाइजोसोम्स हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होते हैं। मतलब इनके बाहर जो है वो एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब वो जो मेम्ब्रेन है या जो वो सैक्स हैं जिन्हें हम थैलियाँ कहते हैं, उनके अंदर क्या मौजूद होता है? एंजाइम्स मौजूद होते हैं। कौन से एंजाइम्स? एसिड फॉस्फेटेज या दूसरे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। अब कोई भी चीज़, कोई फॉरेन पार्टिकल अगर सेल के अंदर एंटर होता है तो लाइजोसोम्स वो पहली चीज़ें होती हैं जो उसके ऊपर अटैक करेंगी, उसको इंगल्फ करेंगी, उसकी ब्रेक डाउन करेगी और उसको ब्रेक डाउन कर कर उनको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देगी। लेकिन ये जो लाइजोसोम्स के अंदर एंजाइम्स हैं ये कहाँ से आते हैं? ये एंजाइम्स बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तैयार होते हैं और उसके बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं किसकी तरफ? गोल्जी बॉडीज़ की तरफ। और गोल्जी बॉडीज़ का कल हमने फंक्शन पढ़ा है कि वो उनको मॉडिफाई करेंगे और उनकी पैकिंग करके तो वेसिकल्स के तौर पर उनको बाहर भेज देंगे, बाहर निकाल देंगे, जिसको हम कहते हैं बडिड ऑफ, मतलब कि बाहर निकाल देना एक बर्ड की सूरत में। तो वो जो स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं गोल्जी बॉडी से उनको हम प्राइमरी लाइजोसोम्स कहते हैं। अच्छा, अब एक सेल के अंदर फूड पार्टिकल एंटर हुआ है, एक वो फूड वैक्यूल है, यहाँ से प्राइमरी लाइसोसोम का वैक्यूल होगा। जब वो दोनों फ्यूज़ करेंगे और उसकी ब्रेकडाउन शुरू होगी तो उसको हम डाइजेशन वैक्यूल कहते हैं, या उसका दूसरा नाम जो है वो सेकेंडरी लाइसोसोम भी है। या सिंपली जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी फूड वेजिकल के साथ या फूड वैक्यूल के साथ अटैच होता है, उसको इंगल्फ करता है ब्रेकडाउन करने के लिए, तो उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। अब कभी कभार इस तरह होता है कि सेल के अंदर ऐसी कंडीशन हो जाती है, कुछ ऑर्गेनेलिस जो हैं वो पुराने हो जाते हैं, वर्न आउट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काफ़ी जो है वो पुराना हो चुका है, अब सेल को उसकी ज़रूरत नहीं है और उसकी जगह पे नए माइटोकॉन्ड्रिया तैयार करने हैं। तो क्या होता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम्स जो हैं ये उन माइटोकॉन्ड्रिया को इंगल्फ करके उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जब वो इंगल्फ करके उसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो उन वेजिकल्स को हम कहते हैं आटोफेगोसोम्स। आटो मतलब कि खुद ब खुद जो है वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को या अपने सेल के जो पार्ट्स हैं उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, और वो भी सेकेंडरी लाइसोसोम्स ही होते हैं बेसिकली। अब वो ऑटोफैगोसोम्स क्या कर रहे होते हैं? वो ऑटोफैगोसोम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं पुराने ऑर्गेनेलिस को, और जब वो ऑर्गेनेलिस को ब्रेक डाउन कर लेंगे और जो पार्टिकल्स बनेंगे उनसे फिर नए ऑर्गेनेलिस तैयार किए जाते हैं। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। सबसे पहले तो आपने गौर करना है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो यहाँ से जो है वो एंजाइम्स तैयार होकर गोल्जी अपरेटस की तरफ भेज दिए गए हैं। गोल्जी अपरेटस के अंदर जो है वो उन एंजाइम्स की मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन के बाद पैकिंग होगी, और पैकिंग के बाद जो है ये वेजिकल्स जो है, ये जो वेजिकल है ये बाहर बर्ड ऑफ कर दिया गया, जिसको हम लाइजोसोम कह रहे हैं, प्राइमरी लाइजोसोम कह सकते हैं। यहाँ से देखें फूड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर एंटर हो रहा है और जब उसको इंगल्फ किया है तो ये बन गया है फूड वैक्यूल। और देखें यहाँ पर फूड वैक्यूल और प्राइमरी लाइसोसोम आपस में मिल रहे हैं और उससे बन जाएगा एक डाइजेशन वैक्यूल, जिसका दूसरा नाम सेकेंडरी लाइसोसोम भी है। और डायग्राम के इस तरफ जो है वो दूसरी कंडीशन बयान की गई है, जहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो अपने सेल के ही डैमेज ऑर्गेनेली को इंगल्फ करता है, और उसके बाद जो डाइजेशन वैक्यूल बनता है उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं या ऑटोफैगोसोम भी बोल देते हैं। अब कुछ डिजीज़ बताई गई हैं हमारे इस बुक में टॉपिक से रिलेटेड। कंजेनिटल डिजीज़। कंजेनिटल डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, मतलब कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसके अंदर वो बीमारी मौजूद होगी, उसको हम कंजेनिटल डिजीज़ कहते हैं। और कंजेनिटल डिजीज़ के अंदर एक कैटेगरी आती है स्टोरेज डिजीज़। ये ऐसी डिजीज़ होती हैं जो किसी सब्सटेंस की अकोमुलेशन की वजह से हो जाए, मतलब कि कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा मिकदार में इकट्ठी होना शुरू हो जाए तो उसको हम स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं।
हमारी बुक के अंदर दो स्टोरेज डिजीज़ को डिस्कस किया गया है, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 एंड टे सैक डिजीज़। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में क्या होता है कि हमारे मसल्स और लीवर के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाता है एंजाइम्स की मदद से ग्लूकोज के अंदर, और फिर उस ग्लूकोज को यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि वो ग्लाइकोजन जो है वो इकट्ठा होता रहता है, और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम ज़रूरत हैं बॉडी को, वो बॉडी के अंदर नहीं बन रहे होते। वो बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से ग्लाइकोजन इकट्ठा होता जाता है और बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचता है, बॉडी एनर्जी हासिल नहीं कर सकती। तो ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। टेक्सैक डिजीज़ में क्या होता है कि ऐसा एंजाइम एब्सेंट होता है जो लिपिड की कैटाबॉलिज्म करता है, लिपिड की ब्रेक डाउन करता है। तो जब कोई लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम बॉडी के अंदर मौजूद होगा ही नहीं, तो ब्रेन सेल्स के अंदर वो लिपिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेन जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता, और मेंटल रिटार्डेशन और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब दिमाग का प्रॉपरली काम ना करना। दूसरा और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है वैक्यूल्स। प्लांट सेल्स हों या एनिमल सेल्स हों, दोनों के अंदर वैक्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं और स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। जबकि प्लांट सेल की डायग्राम हम सब ने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है कि उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है और सिंगल वैक्यूल होता है। उस लार्ज वैक्यूल की वजह से बाकी जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो एक पेरिफेरी की तरफ, एक बाउंड्री की तरफ जो है वो मौजूद होते हैं, या आप इस तरह कह सकते हैं कि वो एक बाउंड्री की तरफ या एक साइड की तरफ जो है वो हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। अब ये लार्ज वैक्यूल किस तरीके से बनता है? जब एक प्लांट सेल जो है वो न्यूली, आप कह लें कि डिवाइड होता है और उसके बाद वो अपना साइज अटेन कर रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, कोलेसेंस शो करते हैं। कोलेसेंस का मतलब होता है फ्यूज़ हो जाना। तो बहुत से स्मॉलर वैक्यूल्स जो है वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ कर कर एक लार्ज वैक्यूल बनाते हैं। अब उस लार्ज वैक्यूल के अंदर क्या मौजूद होता है? उसके अंदर पानी मौजूद होता है, दूसरे सेल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, और वो जो है वो एक तरीके से स्टोरेज का काम भी प्रोवाइड करता है वैक्यूल। अब इस वैक्यूल के अंदर जो है वो क्योंकि वाटर भी होता है, तो इस वाटर की वजह से प्लांट सेल्स को टर्जिडिटी मिलती है, सख्ती मिलती है। तो जो यंग प्लांट्स होते हैं या लीव्स होते हैं वो आपको रिजिड नज़र आएंगे। वो रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है वो वाटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो स्टोर हो रहा होता है। तो वैक्यूल्स का जस्ट इतना सा फंक्शन है। और एक और बात, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स किसे कहते हैं? मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स ऐसे केमिकल्स को बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे जो किसी रिएक्शन के दरमियान में यूज़ होते हैं। आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा होगा, आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा कि ग्लूकोज ने पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना, लेकिन उसके दरमियान में काफ़ी आपको कंपाउंड्स नज़र आते हैं, तो उनको हम मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स कहते हैं।